अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। एज यू नो कि हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो भी मैटर हमारे आसपास है वो प्योर है या इम्प्योर है। हमने पहला जो लेक्चर लिया वो हमने खाली इंट्रोडक्शन लिया। हमने वहां पे देखा कि ये जो मैटर है ये प्योर है या इम्प्योर है। अगर ये प्योर है वहां पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन दी थी। हमने पढ़ा था मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपाउंड्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्प्योर सब्सटेंस। वहां पे पढ़ा था हमने होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और हम किस तरह किसी मैटर को या किसी एटम को या किसी एलिमेंट को या किसी आयन को किसी मिक्सचर से निकाले, वो भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर था वहां पे हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलते हैं? एक आम आदमी प्योर सब्सटेंस उस चीज को बोलता है जहां पे कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होगी। अडल्ट्रेशन का मतलब जहां पे कोई मिलावट ना हो, उस चीज को एक आम आदमी बोलता है कि ये प्योर सब्सटेंस है। अगर हम यही क्वेश्चन एक साइंटिस्ट से बोलेंगे, एक केमिस्ट से बोलेंगे उसको, सर क्या आप भी हर कोई चीज जिसमें अडल्ट्रेशन नहीं होगी आप भी उसी को प्योर बोलते हो? वो बोलेगा नहीं, मैं उसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलूंगा। मैं प्योर सब्सटेंस उसी सब्सटेंस को बोलूंगा जो खाली एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो। उसको एक साइंटिस्ट बोलता है ये प्योर सब्सटेंस है। वहां पे हमने एक एग्जांपल ली थी, मिल्क की एग्जांपल, दूध की एग्जांपल ली थी। हमने एक डेयरी शॉप से मिल्क लाया था, फ्रेश मिल्क लाया था। पहले वो मिल्क एक आम आदमी को दिखाया, उसको बोला कि हमने ये मिल्क उस डेयरी शॉप से लाया। उसने बोला ये फ्रेश मिल्क है। तो ये जो आम आदमी है ये इस दूध को बोलेगा कि ये फ्रेश दूध है या प्योर दूध है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? यहाँ पे एक आम आदमी ने प्योर को क्वालिटी के साथ कंपेयर किया। अगर हम यही दूध एक साइंटिस्ट के पास लेंगे, उसको बोलेंगे सर आप हमें बोलो, हमने ये दूध उस डेयरी शॉप से लाया, आप मुझे बोलो ये प्योर है या इम्प्योर है। हाँ, वो बोलेगा नहीं ये इम्प्योर है। ये इम्प्योर क्यों है? ये इसलिए इम्प्योर है क्योंकि ये जो मिल्क है, ये जो दूध है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, इसीलिए ये जो मिल्क है ये इम्प्योर है। या इसमें प्रोटीन्स भी होंगे, इसमें वाटर भी होगा, इसमें कुछ और प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह भी होंगे। इसीलिए साइंटिस्ट इस मिल्क को बोलेगा ये इम्प्योर सब्सटेंस है। अब साइंटिस्ट ये पार्टिकल्स, ये साइंटिस्ट वहां पे पार्टिकल्स की बात करता है कि ये जो मैटर है खाली एक ही किस्म के पार्टिकल से बना हो तब ये मैटर ये प्योर है। पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स कौन से चीज होते हैं? हम पार्टिकल्स किन को बोलते हैं? पार्टिकल्स होते क्या है? ये पार्टिकल्स या हमारे पास एटम्स होंगे
या हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे या हमारे पास आयन्स होंगे। अगर हम एटम्स की बात करें, आजकल आपके लेवल में एटम्स वो यूनिट होता है जिसके बाद हम मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते। मानो हमारे पास एक आयरन मेटल है, आयरन मेटल, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। एक स्टेज आएगा, ये जो आयरन है ये इसके बाद अब डिवाइड नहीं होगा, जो वो स्टेज होगी जिसके बाद अब ये आयरन है ये डिवाइड नहीं होगा, वो स्टेज वहां पे एटॉमिक स्टेज होगी। यह मैं आपकी लेवल की बात कर रहा हूं। अगर हम थोड़ा सा हायर जाएंगे तो उसके बाद हम ये एटम्स जो एटम्स भी होता है यह भी फर्दर डिवाइड होता है, वो हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है कि ये जो बॉडी है, बॉडी सेल से बनती है। ये जो बॉडी है ये सेल से बनती है। आपने वहां पे पढ़ा, ये जो सेल होती है ये होती है बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम ये जो पार्टिकल है, ये जो एटम है या ये जो एलिमेंट है, ये भी अब स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर हुआ ना। हाँ, ये जो एटम हुआ या एलिमेंट हुआ ये भी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर हुआ, क्योंकि ये जो मैटर है ये असल में इन्हीं पार्टिकल से, इन्हीं एटॉमिक पार्टिकल से बना है या इन्हीं एलिमेंट से बना है। इसको हम बोलते हैं ये प्योर सब्सटेंस। और लास्ट पे हमने क्या देखा था उस वाले लेक्चर में कि उसके बाद जो डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस के लिए आई वो क्या थी? वो ये थी कि जो भी सब्सटेंस खाली एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे ये प्योर सब्सटेंस है। आज हम उन्हीं पार्टिकल्स की, उन्हीं प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे ये जो एलिमेंट होता है, ये जो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है, एलिमेंट होता है या एटम होता है, ये क्या होता है। पहले ही मैंने आपको बोला कि ये जो एलिमेंट होगा ये वो स्टेज होगी मैटर की जहां पे मैटर फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उस स्टेज को हम बोलेंगे एलिमेंट्री स्टेज या हम बोलेंगे उसको एटॉमिक स्टेज। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ये एटम से बना होता है, ये एटम से बना होता है। अगर हम एटम की बात करेंगे, जब हम जो हमारा नेक्स्ट आने वाला एक चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम इस एटम के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस एलिमेंट में, इस पार्टिकल में हम पढ़ेंगे, पार्टिकल में हमें यहाँ पार्टिकल पढ़ना है। पार्टिकल में हम पढ़ेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और आयन्स क्या होते हैं। पहले हम इस एटम को देखते हैं। इस एटम में थोड़ा सा टच आपको दूंगा क्योंकि जो हमारा अगला आने वाला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम ये इन डिटेल पढ़ेंगे। जो ये एटम होता है इसमें एक सेंटर में एक सर्कल होता है। इस सर्कल को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस सर्कल के इर्द गिर्द अराउंड इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। इमेजिनरी लाइन्स वो असल में नहीं होते हैं बट इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। जिस तरह आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है एलिमेंट ये जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के ये जो ऑर्बिट है वो इमेजिनरी पाथ होते हैं। इसी तरह ये जो
ये जो एटम है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो भी हम बोलते हैं, जो इमेजिनरी पाथ्स होते हैं, इमेजिनरी पाथ्स, इन इमेजिनरी पाथों को हम बोलते हैं ऑर्बिट। इन इमेजिनरी पाथों को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये जो न्यूक्लियस है, अगर हम अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये जो एटम है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट मैं आपको थोड़ा सा हायर बोलता हूं कि ये जो एटम है हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यहां पे ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है इस एटम में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारे पास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, जब हम इस एटम को फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर इसको ब्रेक करते हैं, तो हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है हमारे पास? हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इसके बाद कुछ और भी है, बोसॉन्स है, क्वार्क्स है, वगैरह है। हम खाली इन्हीं 3 बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होती है, और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होती है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होती है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होती है। ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इस प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, थोड़ा सा हम यह भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इस एटम को इन डिटेल पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट आने वाला चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां पे हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 raised power -19 कूलम, बट ये माइनस होता है, माइनस 1.6 into 10 raised power -19 कूलम। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है हमारे पास प्लस 1.6 into 10 raised power -19 कूलम, और इस पे चार्ज 0 होता है, इस पे चार्ज 0 होता है। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, इस प्रोटॉन के बारे में, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हमारा अगला आने वाला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे हमारे पास ये अलग अलग सब टॉपिक्स है, वहां पे हमारे पास ये अलग अलग सब टॉपिक्स है। अब हमने पढ़ा इस एटम के बारे में, हमने अभी तक यह पढ़ा था, यह जाना था कि ये जो मैटर है, हम मैटर को खाली अगर डिवाइड कर सकते हैं, खाली ही इसको एटॉमिक लेवल तक डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। बट मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी कि ये जो एटम है, हम इस एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास होता है प्रोटॉन्स, हमारे पास होता है न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज न्यूट्रल होता है या 0 होता है। अब कितना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे है, अब कितना चार्ज इस प्रोटॉन पे है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1-1.6 into 10 raised power -19 कूलम होता है, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 into प्लस 1.6 into 10 raised power -19 कूलम होता है। ये हमने की एटम की बात। अब मॉलिक्यूल्स, अब कौन कौन से एटम है हमारे पास है एटम, हमारे पास है गोल्ड है, सिल्वर है
हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास है एटम्स, या हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, या हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये हमारे पास है एलिमेंट्स, या हम ये है हमारे पास एलिमेंट्स। अगर हम गोल्ड की रॉड लेंगे, या गोल्ड का कोई पीस लेंगे, या आयरन की कोई पीस लेंगे, आयरन की कोई पीस लेंगे, ये है आयरन का पीस, ये हमारे पास गोल्ड का एक पीस। अगर हम इस गोल्ड को मारेंगे, तोड़ेंगे, और हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, क्या हमें इस गोल्ड से आयरन निकलेगा? हमें इस गोल्ड से आयरन निकलेगा? नो सर, हमें इससे आयरन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो गोल्ड है ये खाली एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, या एक ही टाइप के एटम से बना है। जो वो एटम है हमारे पास, वो है हमारे पास गोल्ड एटम, वो है हमारे पास गोल्ड एटम। अब आप ही बोलो, ये जो गोल्ड है ये अब प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस? हाँ ठीक, ये है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। ये जो गोल्ड है हमारे पास, ये है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। अगर हम आयरन की बात करें, अगर हम इस आयरन को डिवाइड करते रहेंगे, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास इसकी एटॉमिक स्टेज ना आ जाए। जहां पे हमें इसकी एटॉमिक स्टेज ना आ जाए, वहां पे हमें इसको स्टॉप करना है, या उसके बाद अब ये एटम है, ये जो आयरन है, ये डिवाइड नहीं होगा। क्या इस आयरन से हमें गोल्ड का कोई एटम मिलेगा? क्या इस आयरन से हमें कोई और टिन का कोई एटम मिलेगा? इससे क्या हमें इस आयरन से कोई टिन का एटम मिलेगा? कोई गोल्ड का एटम मिलेगा? नो सर, क्योंकि ये जो आयरन है, जब हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, जब इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स आएंगे, वहां पे हमें खाली आयरन के एटम्स मिलेंगे, आयरन के एटम्स मिलेंगे। तभी हम इस आयरन को भी बोलते हैं ये है हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस, अगर हम अब मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स जब दो एटम्स मिलेंगे या दो एलिमेंट्स मिलेंगे, वहां पे हमारे पास बनता है मॉलिक्यूल्स। हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जहां पे खाली एक सिंगल एटम होता है, वो होता है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स हमने अभी पढ़ा था, हम प्योर सब्सटेंस उसको बोलेंगे जो खाली एक ही टाइप के एटम का बना है। हमने दो एग्जांपल देखे, हमने गोल्ड की एग्जांपल देखी, हमने आयरन की एग्जांपल देखी। अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करें। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, बट फिर भी साइंटिस्ट आधे मॉलिक्यूल्स में, अगर हमारे पास एक एटम है, ये दो एटम्स मिलेंगे, इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। हमारे पास 3 एटम्स मिलेंगे, इसने भी एक मॉलिक्यूल बनाया। 4 एटम मिले, इसने भी एक मॉलिक्यूल बनाया। 5 एटम मिले, उसने भी एक मॉलिक्यूल मिला, या 10 एटम मिले, उन्होंने भी एक मॉलिक्यूल बनाया। अब हम इन मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, या हम वाटर की बात करें, अगर हम आप लोगों को या किसी आम इंसान को बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ये है हमारे पास, हम उसको पहले बोलेंगे कि डेफिनेशन बोलती है हमारे केमिस्ट्री में डेफिनेशन बोलती है कि जो भी सब्सटेंस
एक ही एटम से बनता है या एक ही टाइप के पार्टिकल से बनता है, उसको हम बोलते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है। अब है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे आप भी लोग बोलो, ये प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है? हमारे पास है वाटर H2O, हमारे पास है वाटर H सबस्क्रिप्ट में 2 और O, H2O हमारे पास है वाटर। अब मुझे आप लोग बोलो, ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये प्योर है या इम्प्योर है? साइंटिस्ट्स बोलते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी प्योर है, ये जो वाटर है ये भी प्योर है। अब ये कैसे प्योर है, अब हम वो देखेंगे। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक गैस लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिलेंडर लेंगे, जब हम उस एटम उसको खोलेंगे या उसको निकालेंगे एक एक करके, तो हमें वहां पे खाली CO2 मॉलिक्यूल मिलेगा, CO2 मॉलिक्यूल मिलेगा, CO2 मॉलिक्यूल मिलेगा, CO2 मॉलिक्यूल मिलेगा। हमें खाली वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल में वहां पे हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, वहां पे हमें आयरन का कोई मॉलिक्यूल नहीं, कोई एटम नहीं मिलेगा, हमें वहां पे सिल्वर का कोई एटम नहीं मिलेगा, हमें वहां पे टिन का कोई आइटम नहीं मिलेगा, हमें वहां पे हाइड्रोजन का कोई आइटम नहीं मिलेगा। हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनर में खाली कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ही मिले। हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड के इस कंटेनर में या इस सिलेंडर में खाली कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल मिले। हमें वहां पे आयरन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, हाइड्रोजन नहीं मिला, सिल्वर नहीं मिला, टिन नहीं मिला। इसीलिए अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस में इसमें था, इस सिलेंडर में था, ये खाली कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से ही बना है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से ही बना है। इसीलिए हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है। ऐसी ही बात अगर हम वाटर की बात करें, अगर हमें कोई बोलेगा ये जो वाटर है ये प्योर है या इम्प्योर है, हम ऑब्वियसली हम बोलेंगे ये इम्प्योर है, क्योंकि ये 2 एटम्स से बना है। बट हमारा जो आंसर है ये गलत आंसर है। साइंटिस्ट्स बोलते हैं ये जो वाटर है ये भी एक प्योर सब्सटेंस। अब ये कैसे एक प्योर सब्सटेंस है? अगर हम वाटर को देखते हैं, अगर हम वाटर को डिवाइड, इसमें वाटर है, अगर हम इस वाटर को डिवाइड करते रहेंगे, हमें खाली वाटर के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हमें खाली वाटर के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसीलिए साइंटिस्ट्स बोलते हैं ये जो वाटर है ये खाली एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है। वहां पे वो एटम्स की बात नहीं करता है, वो वहां पे बोलता है ये जो वाटर है या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये खाली एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बनता है। इसीलिए वो इस वाटर को, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलता है ये एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये खाली एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है। इस वाटर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इस वाटर को डिवाइड कर सकते हैं। बट फिर भी अगर हम इसकी बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो हमें मिलेगा वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमें आयरन का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें आयरन का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें सिल्वर का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। इसीलिए साइंटिस्ट बोलते हैं ये जो वाटर है ये खाली वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसीलिए वो बोलता है ये जो वाटर है ये हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, अब हमने मॉलिक्यूल्स की बात की, अब हम पढ़ेंगे आयन्स के बारे में।
अब हम आयन्स के बारे में पढ़ेंगे। आयन्स जब किसी एटम पे चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं आयन्स। अब ये आयन्स कैसे बनते हैं? अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम इसकी बात करें, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इन सब के बारे में हमें जो हमारा अगला आने वाला लेक्चर होगा, जो हमारा अगला आने वाला चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इस सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले छोड़ो, अभी पहले हम जब एटम्स की बात करेंगे, एटम्स में पहले स्टार्टिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। हमने देखा कि प्रोटॉन की चार्ज और इलेक्ट्रॉन की चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक दूसरे को कैंसल आउट करता है। इसकी चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होती है, प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर इस एटम ने, अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है पहले, इसके पास 11 प्रोटॉन्स है पहले, अगर इसने स्टेबल होने के लिए या किसी और कारण या किसी और वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अब यहां पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास कितने प्रोटॉन है? क्योंकि प्रोटॉन लूज नहीं हुआ। ये जो प्रोटॉन होता है ये न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होता है। ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते। जो बाहर निकलते हैं, जो शेल्स मैंने अभी बनाई थी, उन शेलों में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम जो हमारा अगला चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें पढ़ेंगे। इस 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, हमारे पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास बचे 11 प्रोटॉन्स। अब नेगेटिव चार्ज तो 10 है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज 11 है। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? हाँ, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तभी इस सोडियम पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है। क्यों? ये 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करेंगे। अब 10 प्रोटॉन को कैंसल आउट करेंगे। अब बचा वहां पे एक प्रोटॉन। उस एक प्रोटॉन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एटम है हमारे पास सोडियम, ये पॉजिटिव चार्ज बना। इस पॉजिटिव चार्ज को ही हम बोलते हैं, ये है हमारे पास आयन्स। ये है हमारे पास एक आयन। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बना? अब पॉजिटिव चार्ज एक एटम पे कैसे आया? जब कोई एटम स्टेबल होने के लिए या किसी और वजह से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे, उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। उस पे पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आता है, पहले ही जब ये एटम न्यूट्रल होता है, उस टाइम जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। उस टाइम इस पे चार्ज 0 होती है। उस टाइम इस एटम पे चार्ज 0 होती है। जब ये स्टेबल होने के लिए
किसी और वजह से इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया और यहां बचे खाली 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां बचे खाली 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स तो लूज नहीं हुए क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ये आसानी से लूज नहीं होते हैं। आप समझो ये लूज होते ही नहीं है, ये लूज होते ही नहीं है। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे और 11 प्रोटॉन्स बचे। हमने अभी बोला 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और वहां पे उस एटम पे चार्ज आता है, 0 चार्ज आता है, या हम बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज, या हम बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया 10 प्रोटॉन को कैंसल आउट करेंगे, वहां पे बचा एक प्रोटॉन। उस प्रोटॉन की वजह से यहां पे चार्ज आया पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। उस प्रोटॉन की वजह से इस सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसीलिए यहां पे पॉजिटिव आया, ये सोडियम आयन बना, ये सोडियम आयन बना। यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? अगर हम किसी और एटम की बात करें या इसी एटम की बात करें, हम एग्जांपल में यही एटम लेंगे। अगर हमारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन पहले ही न्यूट्रल में, और है हमारे पास 11 प्रोटॉन न्यूट्रल में, ये एटम न्यूट्रल है। अब किसी वजह से या किसी और एटम से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, जिस तरह इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अब किसी जगह होगा। अब कोई एटम इसके साथ आएगा, उसको जरूरत होगी स्टेबल होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। आप बोलो अब कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके पास? हाँ, इसके पास आए अब 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स कितने बचे? प्रोटॉन्स 11 ही बचे, प्रोटॉन्स 11 ही बचे। अब क्या चार्ज आ जाएगी? 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को कैंसल आउट करेंगे, वहां पे बचा एक नेगेटिव चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन। उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से उस एटम पे, मानो ये कोई एटम है हमारे पास X, वहां पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। इसको भी हम बोलते हैं आयन्स, उसको भी हम बोलते हैं आयन्स, उसको हम बोलते हैं आयन्स, इसको भी आयन्स बोलते हैं, इसको भी आयन्स बोलते हैं। आपके लेवल में इनको हम इन दोनों को हम आयन्स बोलते हैं। जब हम थोड़ा हायर पढ़ेंगे वहां पे हम बोलेंगे इसको कैटायन बोलते हैं, उसको एनायन बोलते हैं। वो हम थोड़ा हायर जब हम थोड़ा सा हायर पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। अब आपने देखा कि ये जो एटम्स है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और ये आयन्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास एक आयन कंपाउंड की हमारे पास एक एग्जांपल है, वो है हमारे पास NaCl। इस सोडियम एटम ने, यहां पे सोडियम पॉजिटिव होता है, यहां पे ये नेगेटिव होता है, और जो फोर्स इस पॉजिटिव और नेगेटिव, जो बॉन्ड इस पॉजिटिव एटम को और इस नेगेटिव एटम को जोड़ के रखता है, उसको हम बोलते हैं आयोनिक फोर्स या आयोनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है इनके दरमियान, इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और जो इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। जो इलेक्ट्रॉन इस सोडियम ने दिया वो इस क्लोरीन ने लिया, यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, इसीलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। और साइंटिस्ट्स बोलते हैं जो हमारे पास ये NaCl है, ये भी हमारे पास एक प्योर सबस्टेंस है, ये भी हमारे पास एक
प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो खाली एक ही टाइप के आयनों से बना है, वो खाली एक ही टाइप के आयनों से बना है, NaCl आयन से। Na एक आयन, Cl एक आयन, वो खाली इन्हीं आयनों से बना है या इन्हीं चीजों से बना है। इसीलिए साइंटिस्ट बोलते हैं जो हमारे पास ये साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम, Cl क्लोराइड, ये एक प्योर सब्सटेंस है। आपको तकरीबन आज इस 9th में 30 एलिमेंट्स तक याद होने चाहिए। 30 एलिमेंट्स तक याद होने चाहिए। जब आपको याद होगा ही नहीं, कम से कम 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। जो आपके लेवल के बच्चे होते हैं उनके पास बराबर 118 एलिमेंट्स याद होते हैं, टिप ऑफ द टंग होता है। आप लोग भी मेहनत करो, इन एलिमेंटों को याद करो, इस पीरियोडिक टेबल को याद करो। इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जो हमारा 10th क्लास है वहां पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हम देखेंगे ये एलिमेंट क्या होता है। An element is defined as simplest or basic form of pure substance which can't be broken into simpler substance by chemical method। ये एलिमेंट वो होता है जो स्मॉलेस्ट, सिंपलर या बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है या सब्सटेंस होता है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। Example, iron is an element. If we broke it into small size, even that we will get the iron elements. अगर हम आयरन एलिमेंट को कितना भी पीटेंगे, कितना ही ब्रेक करेंगे, कितना ही डिवाइड करेंगे, तो हमें लास्ट पे खाली आयरन का ही एक एलिमेंट मिलेगा या आयरन का ही कोई मेटल मिलेगा।